नमस्कार दोस्तों, आप सभी पेंशन विहीन साथियों को एक पेंशन विहीन साथी का नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं 5 बिंदुओं पर मुख्यतः। पहला है एनपीएस और निजीकरण। एनपीएस अर्थात नेशनल पेंशन स्कीम और निजीकरण का आपस में क्या संबंध है। जैसा कि इस समय माननीय बंधु जी के द्वारा एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा चलाई जा रही है, तो आखिरकार एनपीएस और निजीकरण का आपस में क्या संबंध है, इस बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि पुरानी पेंशन क्यों बंद हुई और एनपीएस और ओपीएस में मूल रूप से क्या 11 अंतर है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थर्ड पॉइंट जो हम लोग चर्चा करेंगे, अगर एनपीएस स्वैच्छिक है तो बाध्यकारी क्यों। नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, अगर एनपीएस का पैसा अर्थात कर्मचारी के द्वारा कटने वाला, कर्मचारी द्वारा दिए जाने वाला अंशदान 10% और 14% जो सरकार देती है, उसको अगर हमारे आपके हाथ में दे दिया जाए, यानी कर्मचारी के हाथ में दे दिया जाए, तो क्या परिणाम हो सकते हैं। और लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे वो ये है कि क्या ये पैसा किसी संरचनात्मक कार्य में, किसी स्टार्टअप में, किसी उद्योग धंधे में अगर सरकार लगा देती है तो क्या इस पैसे के द्वारा पुरानी पेंशन बहाल कर सकती है सरकार। इस पर हम आप लोगों के भी कमेंट चाहेंगे, आपका भी सुझाव चाहेंगे इन 5 बिंदुओं पर। अगर आपके दिमाग में कोई भी विचार आता है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में कृपया लिखकर भेजें। तो पहला जो बिंदु है एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा, जैसा कि इस समय माननीय बंधु जी चला रहे हैं, तो एनपीएस और निजीकरण का आपस में क्या संबंध है। पहली बात तो निजीकरण को आप एक उदाहरण के द्वारा समझिए। मेरे एक बेटा है और एक बेटी है। बेटे का नाम सक्षम है, बेटी का नाम साक्षी है। मैंने अपने बेटे से कल मांगा, बेटा 1 गिलास पानी दे दो। सक्षम 1 गिलास पानी दे दो। तो उसने कहा, खुद पानी न ला करके उसने साक्षी से कहा, साक्षी 1 गिलास पानी पापा मांग रहे हैं दे दो। और साक्षी ने भतीजे से कह दिया, शुभम 1 गिलास पानी दे दो। तो यहाँ पर क्या हुआ आप देखिए, मैंने कार्य लड़के को दिया, लड़के ने खुद न करके लड़की को दे दिया, लड़की ने खुद न करके भतीजे से कह दिया। सरकार इस समय अगर कोई भी कार्य खुद ना कर करके किसी निजी कंपनी को दे रही है, खुद ना कर करके, चाहे वो रेल का मैटर हो, चाहे आज के समय में सड़क का मैटर हो, कुछ भी मैटर है, अगर स्वयं ना कर करके, अपने लोगों के द्वारा ना करा करके, सरकारी कर्मचारियों के द्वारा ना करा करके उसको टेंडर दे देती है, किसी कंपनी को दे देती है, तो ये निजीकरण है। और ये वास्तव में अगर आप देखा जाए तो ये क्या है, ये ठीक वही एग्जाम्पल जो मैंने भी आपको दिया कि स्वयं काम ना करना हो तो उसे किसी और को दे दिया जाए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि आप सक्षम नहीं हैं उस कार्य को करने में, या फिर आप उस काम को करना नहीं चाहते हैं। आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन की क्या वजहें थी जिसके कारण से पुरानी पेंशन को सरकार को बंद करना पड़ा। तो जो पुरानी पेंशन दी जाती थी उसमें एक सिस्टम था PAYG। PAYG मतलब होता है पे एज यू गो, पे एज यू गो। और इसमें क्या होता था, वर्तमान में जो भी कर्मचारी इस समय काम कर रहे हैं उनके बिना पर, उनकी साख पर रिटायर्ड जो कर्मचारी हैं उनको पेंशन दी जाती थी। तो हुआ क्या कि जब तक वर्तमान में जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनकी संख्या रिटायर्ड कर्मचारियों की संख्या से अधिक थी, तब तक सब कुछ सामान्य रहा, चलता रहा। लेकिन जैसे जैसे हमारे देश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी हुई, लोगों की जीवन प्रत्याशा, उम्र यानी ज़्यादा समय तक जीने की जो प्रत्याशा थी वो बढ़ गई, तो क्या हुआ, धीरे धीरे रिटायर्ड कर्मचारियों की संख्या बढ़ती गई। और उसकी वजह से क्या हुआ कि सरकार के ऊपर बहुत सारा वित्तीय भार आ गया और सरकार को पुरानी पेंशन बंद करना पड़ा। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि कौन से वो 11 बिंदु हैं जो पुरानी पेंशन और नई पेंशन में मूलभूत रूप से जो भी अंतर है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला बिंदु है लागू।
पुरानी पेंशन व्यवस्था अर्थात ओपीएस शुरू से लेकर के 1 अप्रैल 2004 के पहले तक लागू थी और नई पेंशन व्यवस्था जिसको हम लोग नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस के नाम से जानते हैं वह 1 अप्रैल 2004 से लागू हुई। सेकंड पॉइंट है आपका प्रकृति अर्थात नेचर। पुरानी पेंशन व्यवस्था फिक्स्ड है अर्थात निश्चित है। इसमें एक निश्चित धनराशि कर्मचारी को रिटायर होने के बाद दिया जाता है। उसके सैलरी का 50% अंतिम वेतन का 50% या अंतिम 10 महीने के जो वेतन हैं उसका औसत निकाल लिया जाता है। जो भी इसमें ज़्यादा होता है उसी राशि को ही पेंशन के रूप में कर्मचारी को दिया जाता है। जबकि एनपीएस अनिश्चित है, फिक्स्ड नहीं है, चूंकि यह एक इन्वेस्टमेंट कम पेंशन स्कीम है जो कि बाजार जोखिमों के अधीन है। आइए हम लोग देखते हैं म्यूचुअल फंड का जब भी प्रचार आता है तो हम लोग क्या सुनते हैं। जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड का प्रचार टीवी में देखते हैं या कहीं और देखते हैं तो योजना के लाभ तो बहुत ही ढंग से समझाए जाते हैं, लेकिन लास्ट में उसमें बोला जाता है म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। कहने का मतलब है पूरी तरह से जो है भगवान भरोसे है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका थर्ड, नियोक्ता अर्थात रेगुलेटरी बॉडी कौन है। तो पुरानी पेंशन की रेगुलेटरी बॉडी जो है भारत सरकार है और नई पेंशन की रेगुलेटरी बॉडी है पीएफआरडीए जिसका फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटर्स एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जोखिम यानी रिस्क। तो पुरानी पेंशन का जो भी है जोखिम वो भारत सरकार स्वयं उठाती है, जबकि नई पेंशन स्कीम में जोखिम कर्मचारी के द्वारा वहन किया जाता है। जो भी होगा चाहे कम मिलेगा चाहे ज़्यादा मिलेगा उसको उसी में गुजारा करना पड़ेगा, उसके लिए वो कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पॉइंट, विकल्प। विकल्प मतलब हो गया पुरानी पेंशन में कोई विकल्प नहीं है यानी पुरानी पेंशन ही लेना है। नई पेंशन स्वैच्छिक रूप से है। अब स्वैच्छिक है, कितनी स्वैच्छिक है इसके बारे में इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर ये स्वैच्छिक है तो बाध्यकारी क्यों है। सिक्स्थ पॉइंट है पात्र कौन है। तो पुरानी पेंशन के पात्र जो है सरकारी कर्मचारी होते हैं और नई पेंशन नीति अर्थात एनपीएस के जो पात्र होते हैं वो सरकारी और गैर सरकारी यानी प्राइवेट दोनों ही पात्र हो सकते हैं। सेवन्थ पॉइंट है गारंटी। पुरानी पेंशन स्कीम में पूर्ण गारंटी है जबकि एनपीएस में कोई गारंटी नहीं है, ये पूरी तरह से बाजार जोखिमों के अधीन है। नेक्स्ट है आपका एट्थ पॉइंट, परिवर्तन यानी क्या कर्मचारी ओपीएस की जगह एनपीएस या एनपीएस की जगह ओपीएस ले सकता है। तो ओपीएस का यानी पुरानी पेंशन व्यवस्था में ओपीएस का कर्मचारी एनपीएस अभी जब से लागू हुई है उस समय तक जो है विकल्प था कि वो एनपीएस में अपना विकल्प दे सकता है, जबकि एनपीएस का कर्मचारी केवल एनपीएस ही ले सकता है। वो एनपीएस से ओपीएस में बदलने के लिए उसको स्वतंत्रता नहीं मिली हुई है। एनपीएस जो है 1 अप्रैल 2004 से लागू है और इसमें किसी भी तरह से परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। अगला पॉइंट है आपका नाइन्थ, टैक्स। तो ओल्ड पेंशन स्कीम में कोई टैक्स नहीं है जबकि एनपीएस में 60% जो है टैक्स फ्री है और 40% टैक्स युक्त है। 10th पॉइंट है आपका टैक्स में छूट। तो ओल्ड पेंशन स्कीम इसमें कहीं न कहीं जो है अच्छा नहीं है, इसमें कोई छूट नहीं मिलती है, जबकि आपको एनपीएस में 1.5 लाख तक 80C के तहत और 50,000 तक 80CCD 1B के तहत छूट मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट 11th है आपका अंशदान। तो ओपीएस में कर्मचारी के द्वारा कोई योगदान नहीं दिया जाता, कोई अंशदान नहीं दिया जाता है, जबकि एनपीएस में 10% कर्मचारियों के द्वारा और 14% सरकार के द्वारा अंशदान दिया जाता है। और लास्ट है आपका 12th जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्राप्ति या लाभ यानी मिलता क्या है। तो पुरानी पेंशन स्कीम में अंतिम वेतन एलपीडी का 50% मासिक वेतन लगभग दिया जाता है, उसके साथ में डीए और अन्य लाभ भी दिए जाते हैं। और नई पेंशन स्कीम में कुल निवेश का 60% जो है कर्मचारी को दे दिया जाता है और 40% पेंशन योजना में निवेश कर दिया जाता है, जिसके आधार पर उसकी मासिक पेंशन बनती है। तो साथियों अभी आपने देखा एनपीएस और ओपीएस में क्या अंतर है और मुझे आशा है कि आपको एनपीएस बहुत ही अच्छी लगी होगी। खैर आइए हम लोग अब चर्चा करते हैं कि एनपीएस अगर स्वैच्छिक है तो बाध्यकारी क्यों। और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग कमेंट करके अपने विचारों को अवश्य बताएं कि अगर एनपीएस स्वैच्छिक है तो आप में से कितने लोगों ने स्वेच्छा से एनपीएस को स्वीकार किया।
ज़्यादातर केसेज में तो यही हुआ कि अब वेतन रोक दिया जाएगा, तब वेतन रोक दिया जाएगा, इसलिए फॉर्म भरवा लिया गया और कहीं से भी किसी भी तरह से कहने के लिए स्वैच्छिक रही, लेकिन कहीं से भी स्वैच्छिक नहीं रही। अब हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि अगर सरकार के द्वारा दिए जाने वाला 14% और कर्मचारी का 10% उसके हाथ में दे दिया जाए तो हम इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, इसका क्या परिणाम हो सकता है। अब मान लीजिए कि किसी भी सरकारी कर्मचारी की जो न्यूनतम एज है कम से कम अप्लाई करने की 18 साल है और मैक्सिमम है 35 साल। तो 18 और 35 साल को अगर हम जोड़ लेते हैं तो आता है आपका लमसम 53 साल और इसको हम भाग दे देते हैं तो लगभग 26.5 साल आता है। 26.5 साल को हम मान सकते हैं कि 25 से 30 साल की नौकरी लगभग हर कर्मचारी करता है। तो अगर 25 से 30 साल की नौकरी करता है और उसको अगर हम उस पैसे को मान लीजिए किसी का वेतन सपोज करिए कि औसत 50,000 रुपया है, तो 50,000 रुपये में मान चलिए 10% हो गया 5,000 और 14% हो गया 14 पंचे 70 यानी 7,000। तो 5,000 और 7,000 मिला के हुए 12,000। तो अगर 12,000 रुपये को 25 या 30 साल SIP में अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए, निवेश किया जाए तो कितना परिणाम मिल सकता है, कितना पैसा मिल सकता है। गूगल पर हमने लिखा SIP कैलकुलेटर। ये SIP कैलकुलेटर खुल चुका है और इस पर मान लीजिए हमने इस पर क्लिक किया, ये एक आ गया ग्रो ऐप का। इसमें दिया है SIP और लमसम मतलब होता है एक मुश्त जमा राशि अगर हम करते हैं तो कितना मिलता है। SIP मतलब होता है हर महीने अगर हम जमा करते हैं तो कितना मिलता है। तो इसमें हमने डाल दिया 12,000, ये हमने डाल दिया 12,000 और इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न पहले से भर के आ रहा है 12% और यहाँ पर हमने पीरियड डाल दिया, ये हमने डाल दिया 25 साल। तो देखते हैं इसमें जो हमारा आ रहा है आपका इन्वेस्टेड अमाउंट आ रहा है 36 लाख और एस्टिमेटेड रिटर्न्स है आपका 1,91,71,621। टोटल वैल्यू आ रही है 2,27,71,621। और कहीं अगर हम इसको 25 की जगह 30 साल कर देते हैं तो क्या होता है, महज 5 साल और अगर रहने देते हैं तब आपका इन्वेस्टेड अमाउंट आ रहा है 43,20,000 और रिटर्न्स आ रहा है 3,80,38,965। टोटल वैल्यू मिलती है आपके हाथ में 4,23,58,965 यानी लमसम 4 करोड़ मान सकते हैं जो कि हमारे आपके हाथ में आता है। तो साथियों, जैसा कि अभी आपने देखा कि अगर कर्मचारी के द्वारा दिए जाने वाला 10% और सरकार के द्वारा दिए जाने वाला 14% पैसा अगर SIP में लगाया जाता है, कर्मचारी के द्वारा लगाया जाए या सरकार के द्वारा लगाया जाए तो कितना प्रतिफल प्राप्त होता है। औसतन हमने 30 साल ड्यूरेशन के लिए अगर हमने 12,000 रुपया SIP में पर मंथ SIP में लगाया तो ये लगभग 4 करोड़ के ऊपर राशि प्राप्त होती है। इसमें से अगर देखा जाए 60% अगर सरकार तुरंत दे देती है लगभग 2,40,000 और बाकी के जो पैसे हैं लमसम 1,60,00,000, तो क्या होगा, इतनी धनराशि इतनी ज़्यादा होती है कि इससे निश्चित ही सरकार बहुत सारे नेक्स्ट टॉपिक पे जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे, इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे कि क्या सरकार अगर इस पैसे को किसी स्टार्टअप में, बिजनेस में, उद्योग धंधे में लगा दे तो इसका क्या परिणाम होगा। हालांकि हमने इसमें ड्यूरेशन कम से कम 30 साल लिया है, 25 से 30 साल, जो कि कम है। इसमें कैलकुलेशन में भी मैंने गलती किया है क्योंकि ये मान चलिए कि जो नौकरी की मिनिमम एज होती है 18 साल और मैक्सिमम 35, तो उसको अगर हम 62 से घटाते हैं या 60 से घटाते हैं तो ये आंकड़ा और औसत निकालेंगे। 62 में से 18 44 लमसम आता है, 62 में से 35 घटाएंगे, लमसम ये आएगा आपका 27 साल। और अगर इसका हम देखते हैं औसत तो ये लगभग 35.5 साल आता है। तो निश्चित ही एक अच्छी धनराशि प्राप्त होगी। और जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है मित्रों, मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसमें अपने विचार व्यक्त करें, कमेंट बॉक्स में दें कि क्या अगर सरकार हमारे आपके द्वारा जो पैसा दिया जा रहा है और सरकार स्वयं 14% दे रही है, इस पैसे को अगर किसी बिजनेस में, किसी उद्योग धंधे में, किसी स्टार्टअप में लगा दे तो क्या पुरानी पेंशन दी जा सकती है।
हालांकि इस मुद्दे पर ढेर सारे विचार आप हमसे ज़्यादा जानते होंगे, हमारे पास सीमित विचार है, तो मैं चाहूँगा आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। मुझे लगता है कि बिल्कुल किया जा सकता है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस समय विदेशों में भी जा रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को इनवाइट कर रहे हैं, या स्वयं वो लोग इंटरेस्टेड हैं, आना चाहते हैं और भारत में व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। तो ऐसे में आज अगर देखा जाए तो बेरोज़गारी अगर हमें कम करनी है तो निश्चित ही अपने ही देश में बहुत सारे उद्योग धंधे स्थापित करने होंगे, और इस पैसे को अगर सरकार स्वयं बिजनेस में किसी उद्योग धंधे में लगाती है तो मुझे लगता है कि निश्चित ही पुराने पेंशन बहाल की जा सकती है। जय युवा, जय अटवा, जय हिंद, जय भारत।